रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का, तो वो मैडम हमें आज पूरा बताएगी। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी कोचेस हैं वो इसको जब अपना ट्रेनिंग प्लान डिजाइन कर रहे हैं तो वो ये जो साइंटिफिक इनपुट है फॉर्म पे कितने रजिस्टर हुए थे? हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस मैम। अपना कोचिंग प्लान जब भी डिजाइन करेंगे, जितने भी साइंटिफिक इनपुट्स हमें मिल रहे हैं या उनको मद्देनजर रख कर ही अपना कोचिंग प्लान डिजाइन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी सेशन हमारे यहाँ हो रहे हैं तो बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। और पैरा कयाकिंग कैनोइंग की बात अगर करेंगे तो हमारी कंट्री के अच्छे रिजल्ट्स है एशियन लेवल के, बशर्ते हम अगर पैरा कयाकिंग कैनोइंग को इंटरनेशनल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट दे, वो दिन दूर नहीं है कि हमारी कंट्री ना कि एशियन गेम्स बल्कि ओलंपिक जैसे इवेंट्स में मेडल हासिल कर सकती है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ऑलरेडी हमने बताया कि रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन पैरा कयाकिंग कैनोइंग, और आज की जो हमारी स्पीकर रहेगी मैडम दीपशिका बेनीवाल, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी संजय जी इसे कि वो आज का सेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ इससे पहले सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज ध्यान दें, आप स्क्रीन पे कुछ भी लाइन मार्किंग ना करें, बहुत डिस्टरबेंस होता है, वरना हम यहाँ से पता करके आपको रिमूव कर देंगे। प्लीज मार्किंग मत करिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ऐसी कोई भी मार्किंग आप स्क्रीन पे मत करिए। और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं प्रॉपर ड्रेस में, प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में, आप एक अच्छी सी जगह देख लीजिए जहाँ पे बैठ के आप लेक्चर को सुन सकें। कोई भी अनडिसिप्लिन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम चल रहा है, ये आपके डिसिप्लिन की बात है, ये कैनो के एक रिस्पेक्ट की बात है। तो आप इसको ध्यान में रखिए, सेशन अटेंड करिए, आपको इससे जो फायदा मिलता है उसको अप्लाई करिए। सो मैं दीपशिखा मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैम यू कैन स्टार्ट। यस सर। Good morning, sir. Am I audible now? Yeah, you are audible, ma'am. Okay. Good morning, everyone. Good morning, respected senior coaches, Prashant sir, respected dignitaries from the SAE, and Bilkish ma'am, of course. So, thank you for giving me this opportunity. I'm highly thankful to all of you so that I can share my thoughts and my views regarding para kayaking and para canoeing on this beautiful platform. So thank you so much again. So now I'll start my session. And by profession, I'm a sports physiotherapist. So maybe you all must be knowing what is the main role of sports physiotherapist. But again, I'll try to brush up some views on this presentation. So as you can see, the first slide, I'm showing ICF, I'm showing IOC, Indian Olympic Association, Sports Authority of India, and Indian Kayaking and Canoeing Association. So I'm a certified medical classifier. That means I'll speak up later on this medical classification, but I have received the medical classification document from the International Canoe Federation. So I'll go through the slides. So now, as you can see, I'll first describe is what is physiotherapy. फिजियोथेरेपी एक्चुअली में क्या है? बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ मसाज होता है, फिजियोथेरेपी सिर्फ एक्सरसाइज होती है, या फिजियोथेरेपी सिर्फ कुछ मशीनों का ट्रीटमेंट लगवाना, जैसे आम भाषा में हम बोलते हैं कि सेक लगवाने चले गए या वाइब्रेशन थेरेपी लगवाने चले गए। तो इस टाइप के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि फिजियोथेरेपी से रिलेटेड लोगों के दिमाग में है। People try to have so many misunderstandings and misconceptions regarding a physiotherapy. So what I'm showing is right now the definition of physiotherapy. What exactly is physiotherapy? According to WCPT, जो फिजियोथेरेपी की वर्ल्ड कांग्रेस है, जो मेन एसोसिएशन है फिजियोथेरेपी की, उसने ये डेफिनेशन दिया है. So I'll try to read it.
सेट ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स एंड परफॉर्मेंसेस, कि कुछ सेट है मेथड्स के, तरीकों के, अलग अलग टेक्निक्स के, अलग अलग परफॉर्मेंसेस के, जो कि हम यूज करते हैं फिजिकल एजेंट्स के थ्रू, ताकि हम प्रिवेंट कर पाए, हम रोक पाए, हम ठीक कर पाए, रिकवर कर पाए, और एक पर्सन को रीएडजस्ट कर पाए। मतलब कि कोई उसको प्रॉब्लम है, उसको हमें एडजस्टमेंट करना है, तो दैट इज रीएडजस्ट with sports or exercises injuries at different levels. So that is exactly a physiotherapy. It includes all the things. It includes exercises, it includes modality, it includes precautions. इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एक प्लेयर को अच्छे से गाइड करना एक्सरसाइज के लिए भी comes under physiotherapy. So now I'll tell you who is a sports physiotherapist. Sports physiotherapist applies the treatment by physical means. Here I am describing कि जो sports physiotherapist होता है वो ट्रीटमेंट को बहुत सारे तरीकों से इम्प्लीमेंट करता है। इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक एंड मैनुअल थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस विद द स्पेशल टेक्निक्स। सो बहुत सारी चीजें हैं जो फिजियोथेरेपी के अंदर आती है, और एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट उन सभी चीजों को यूज करता है एक प्लेयर को रिकवर करने के लिए, उसकी एडजस्टमेंट्स को ठीक करने के लिए। स्पेशली अगर हम बात करें पैरा प्लेयर्स की, सो पैरा प्लेयर्स मींस दे हैव सम काइंड ऑफ अ फिजिकल डिसेबिलिटी। सो उन सारी डिसेबिलिटीज को भी हमें रीएडजस्ट करना होता है, हमें उनको उस तरीके से मॉडिफाई करना होता है कि एक प्लेयर अपने परफॉर्मेंसेस बेस्ट दे पाए। हमें उसकी जितनी भी लिमिटेशंस है, जितनी भी उसके अंदर कमियां हैं, वो जिस तरीके से कुछ नहीं कर पा रहा है, सो फिजियोथेरेपी के थ्रू, बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू हमें उस प्लेयर को उस काबिल बनाना होता है कि वो उस लेवल पे आ पाए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस एक गेम में दे पाए। So as you can see in the picture, there's a player. So this is a kayak boat. So we are giving the instructions, we are telling, including the coach, कि how you have to do, आपको क्या करना है, किस तरीके से जाना है। So this also comes under physiotherapy. It doesn't define, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही जगह पे सिर्फ हमने ट्रीटमेंट दे दिया और फिजियोथेरेपी हो गया। No, you have to be present everywhere. एक फिजियोथेरेपिस्ट को हर जगह पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, स्पेशली पैरा प्लेयर्स के साथ। So now I'll tell you what is para cano. Para cano का is a canoeing discipline. ये exactly एक canoeing का तरीका है जिसके अंदर एथलीट्स के पास फिजिकल इम्पेयरमेंट्स होती हैं। वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं, उनके पास इम्पेयरमेंट होती है, किसी न किसी चीज की कमी होती है, जो कि अप्लाई होती है सिर्फ लोअर लंब्स में और ट्रंक में। सिर्फ पैरों के लिए और ट्रंक की डिसेबिलिटी अगर होती है तो वो प्लेयर पैरा कैनो के अंडर आता है। जैसे कि एम्पुटेशन, किसी का पैर कट गया है, somebody lost his or her lower limbs, especially one leg or both leg, वो एक अलग अलग लेवल पे भी हो सकता है कि किसी का पैर नी के अबव कट गया है, किसी का नी के बिलो कट गया है। सो ऑल कम्स अंडर एम्पुटेशन। पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइना बाइफिडा, पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप। सो ये बहुत सारे कुछ लिमिटेड कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमें फिजिकल इम्पेयरमेंट्स मिलती हैं, और वो फिजिकल इम्पेयरमेंट्स वाले प्लेयर्स पैरा कैनो के अंडर डिफाइन होते हैं। सो पैरा कैनो के अंदर दो चीजें और होती हैं, पैरा कयाक और पैरा कैनो। वो क्या है? वो दो तरीके की बोट्स हैं जिसके लिए हमने पैरा कयाक और पैरा कैनो डिफाइन कर दिया है। सो कयाक के अंदर, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में आपने देखा कि एक जो प्लेयर है, एज आई कैन शो यू, शी इज अ पैरा प्लेयर। एक लंबी बोट है, डबल पैडल है, सो शी इज अ पैरा कयाक, राइट। सो पैरा कयाक में इस तरीके का बोट होगा और इसके अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं। पैरा कयाक को हम डिफाइन करेंगे KL की फॉर्म में। सो KL मींस पैरा कयाक। सो वी हैव 3 कैटेगरीज इन पैरा कयाक, दैट इज KL1, KL2 एंड KL3। सो इन कैटेगरीज को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो होता है इम्पेयरमेंट्स के हिसाब से। पहले ICF के अंदर ये गाइडलाइंस थी कि जितनी परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट होगा उसी के हिसाब से जो परसेंटेज होती है वो डिफाइन करी जाती है, कि अगर किसी के अंडर 80% से ज्यादा इम्पेयरमेंट है, इसी 80% से ज्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी है, सो वो प्लेयर KL1 कैटेगरी के अंडर आ जाता था, मतलब लोएस्ट कैटेगरी में। अगर किसी के अंडर 60 to 80% डिसेबिलिटी होता था तो वो कैटेगरी 2 में आता था। बट नाउ ऐसा नहीं है। नाउ ऑल
जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको हम डिफाइन करते हैं या उनको हम डिसाइड करते हैं क्लासिफिकेशन के स्कोर्स के बेसिस पे। इसीलिए ये जो जितने भी हमारे फिजिकल एम्पायरमेंट्स हैं ये उन चीजों को डिफाइन करती है। उसी के हिसाब से एक क्लासीफायर जो होता है वो एक प्लेयर का असेसमेंट करता है, क्लासिफिकेशन करता है प्लेयर की, और उस क्लासिफिकेशन के स्कोर के हिसाब से कैटेगरीज डिवाइड होती हैं, ना कि एम्पायरमेंट के परसेंटेज के बेसिस पे। सो अगर हम ये कह दें कि किसी के अंडर किसी प्लेयर के पास 80% से ज्यादा फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई प्लेयर 100% फिजिकल डिसेबल्ड है तो वो KL1 कैटेगरी के अंडर कंफर्म्ड है, नहीं। अगर उसका क्लासिफिकेशन स्कोर KL1 कैटेगरी के अंडर आता है तो ही वो ICF की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग KL1 कैटेगरी में डिफाइन किया जाएगा। सो दिस इज पैरा कयाक। नाउ व्हाट इज पैरा कैनो, जिसमें एक बोट होती है साइड एडजस्टमेंट के साथ, आई विल शो यू लेटर ऑन विद माय स्लाइड्स, और उसके अंदर एक सिंगल पैडल होता है, सिंगल ब्लेड का पैडल होता है। सो वो पैरा कैनो के अंडर आता है और उसको हम VAL के नाम से डिफाइन करते हैं। सो उसमें भी सेम VL1, VL2, VL3 नाम की कैटेगरीज होती हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज। सो नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. So that is a brief description. What I gave is about para canoe. Now the championships. कि पैरा कैनो के अंडर चैंपियनशिप्स किस किस लेवल पे होती हैं, कौन कौन से गेम होते हैं एक पैरा कैनो प्लेयर इन्वॉल्व कर सकता है अपने आप को। सो एक नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेट एसोसिएशन स्टेट चैंपियनशिप्स भी कराते हैं। फिर उसके बाद होता है नेशनल चैंपियनशिप जो कि हर साल होता है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर हम देखें तो बहुत सारी चैंपियनशिप्स हैं जिसमें एक पैरा प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। सो फर्स्ट इज एशियन चैंपियनशिप जो कि हर सेकेंड ईयर में होता है। नेक्स्ट इज एशियन गेम्स। सो वी आर वेरी लकी कि हमें लास्ट ईयर ये मिली है कि हमारे पैरा प्लेयर्स एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Now they are eligible to participate in the Asian Games, which happened in the 4th year. The next championship is World Championship is World Cup, जो कि हर साल होता है। And the last and the foremost important is Paralympic Games or the Olympic Games for the para players, जो कि every 4th year they are happening. So these were the championships which I defined. So इन सारी चैंपियनशिप्स में एक पैरा प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकता है और अपने नेशन को प्राउड कर सकता है और अपनी फैमिली को भी। सो ये हमारा बेस्ट अचीवमेंट है टिल डेट बाय द प्लेयर्स। सो वी आर वेरी लकी कि हमारे पास बहुत कम वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में हमारे 2 प्लेयर्स ने पैरालंपिक कोटे को रिटेन किया है। फर्स्ट इज पूजा ओझा, शी रिटेन्ड इन KL1 कैटेगरी and she is also a silver medalist in the Asian Championship 2017 which held in Thailand. So first one is Pooja Oja and second player is Prachi Yadav. So you can see both her faces. Prachi Yadav also retained VL2 category. So these are 2 players which we are focusing for the para, these players for their training ताकि हम एक ओलंपिक मेडल की उम्मीद कर सकें। सो पैरा कैनो के लिए काम कौन कर रहा है? हमारी इंडियन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन काम कर रही है। ऑफ कोर्स सबको पता है इसका हिस्ट्री, सो आई विल गिव अ ब्रीफ आइडिया कि 1984 में इसने फॉर्मेशन हुआ, सोसाइटी एक्ट के अंडर 1985 में ये रजिस्टर्ड हुआ। एसोसिएटेड बॉडीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, एशियन कैनो कॉन्फेडरेशन एंड इंटरनेशनल कैनो फेडरेशन। सो दीज आर द रिकॉग्नाइज्ड बॉडी। IKC is having 27 units and affiliated bodies across all over India. Mr. Balbir Singh Kushwaha is member, the lifetime secretary of the IKCA and member of IOC. Mr. MS Hashmi is the president. Mr. Prashant Singh Kushwaha is the secretary general. Mr. Mayank Singh Thakur, he is the chairperson of the para canoe. Mr. Hitendra Singh Tomar, he is the co-chairperson and team Indian para coach who is right now working with the para players. So I am Dr. Deepshika Beniwal, which is working with these players as a physiotherapist. If I'll say कि पैरा कैनो हो कहाँ पर रहा है, मेनली पैरा कैनो के प्लेयर्स इंडिया में कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? सो हब पैरा कैनो का है भिंड ग्वालियर में। यहाँ पे एज यू कैन सी द पिक्चर, यहाँ पे ये क्लब है जो कि कुछ सालों से प्रैक्टिस करवा रहा है। सबसे ज्यादा प्लेयर्स यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं पैरा प्लेयर्स
ये 2017 से ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पे प्लेयर्स की अंडर कोच हितेंद्र सिंह तोमर। पहली फीमेल इंटरनेशनल मेडलिस्ट जो मैंने पहले बताया पूजा ओझा, वो यहीं से निकली है। यहाँ पर उन्हीं की प्रैक्टिस हुई थी, यहाँ पे उनका ट्रेनिंग हुआ है। सो ये क्लब अंडर MPKCA है और MP हर साल स्टेट चैंपियनशिप में और नेशनल चैंपियनशिप में विनर रहा है। इस साल भी जो नेशनल चैंपियनशिप हुई थी 2020 में जनवरी में, उसमें भी MP जो था वो स्टेट चैंपियन रहा था। So now if I talk about role of physiotherapist for the para cano player, अभी तक हमने ये देखा कि para cano होता क्या है, para cano कहाँ पे हो रहा है, कौन para cano को करवा रहा है, किस तरीके के प्लेयर उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, क्या कैटेगरी होती है। So ये अभी तक हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया है। अब हम देख रहे हैं रोल कहाँ पर है फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट कहाँ पे प्ले पार्ट कर रहा है। So on field, off field and as a officials. On field जहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, जहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है, वहां पे फिजियोथेरेपिस्ट का रोल है। प्लेयर को कोई इंजरी आ जाती है, कोई मसल स्ट्रेन आ जाता है, सो फिजियोथेरेपिस्ट इज द वन जो कि उस चीज को जाके हैंडल करेगा, प्लेयर को वापस बैक टू स्पोर्ट्स लेके आएगा, राइट। ऑफ फील्ड जैसे कि प्लेयर को अगर मोटिवेट करना है, उसको गाइडलाइन देनी है, उसको प्रॉपर समझाना है कि आपको वार्म अप कैसे करना है, हाउ यू हैव टू डू द वार्म अप्स, हाउ यू हैव टू do the exercises, repetitions, whatever be the thing, whatever be the treatment, that is off field. And as an official, physiotherapist plays as a part of, as a medical classifier. So I'll describe this later on. So these are the three main broad categories where physiotherapists can play a very important role. So this is the scope which I'm showing for a physiotherapist. So as you can see, there are 5 categories: outreach in sports, recovery, prevention, rehabilitation and teaching. So physiotherapist जो है वो एक गेम में बहुत important रोल करता है प्ले। जैसे कि हम पैरा प्लेयर्स की बात कर रहे हैं अभी, so पैरा प्लेयर्स का क्या होता है, as if I'll talk about in regard comparison to a normal person, अगर हम किसी नॉर्मल प्लेयर से कंपेयर करते हैं, so we have to pay attention 200% more to a para player because they are having a physical impairment. Some players, they don't walk. We have to lift them up with our hands and then we have to make them sit in the boat. हमें बहुत सारे प्लेयर्स को हमें ऐसा भी करना होता है कि हमें उनको प्लेयर्स को बिठाना होता है, खुद अपने हाथों से लिफ्ट करके उनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को हमें खुद फुलफिल करना होता है। सो फिजियो पैरा प्लेयर्स के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनकी प्रिवेंशन का, उनकी इंजरीज का, जो भी इंजरीज उनको हो रही हैं उससे उनको रिकवर करना है, राइट। उनकी रिहैबिलिटेशन करनी है, उनको इंजरी हो गया है तो उनको वापस बैक टू स्पोर्ट्स लाने में बहुत सारी इंजरीज का डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। किसी इंजरीज में 6 महीने लग जाते हैं रिहैबिलिटेशन के लिए, वापस बैक टू स्पोर्ट्स लाने के लिए, और उनको एक अच्छी गाइडलाइन देना, उनको प्रॉपर टीच करना कि आपको कौन सी चीज किस तरीके से करनी है, हाउ यू हैव टू डू द एक्सरसाइज, व्हिच एक्सरसाइजेस यू शुड डू, व्हिच एक्सरसाइजेस यू डोंट हैव टू डू, हाउ मच अमाउंट, हाउ मच क्वांटिटी, हाउ मच रेपिटेशंस. So all you have to teach is properly. You have to teach them first, then you can do the treatment. आपको पहले बताना पड़ेगा उनको कि आपको क्या कर रहे हैं आप उनके साथ, या आपको क्या करना है और आप उनसे क्या चाहते हैं. So all you have to is you have to teach them properly in a proper way. So now I'll show you a slide which is on field. राइट, जो हमने बात किया कि ये ग्राउंड पे आपको प्लेयर्स के साथ क्या करना है, या ऑफ द ग्राउंड या ऑफ द चैंपियनशिप्स आपको क्या क्या करना है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट. सो एज यू कैन सी, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक इंजरीज ऑन द रेस्ट डेज. जब प्लेयर प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, उसका रेस्टिंग पीरियड चल रहा है या चैंपियनशिप ओवर हो गई है, उस टाइम पे उस प्लेयर को प्रॉपरली असेस करना, उसकी सारे जॉइंट्स को, उसकी रेंज ऑफ मोशन को, उसकी मसल स्ट्रेंथ को, राइट, उसकी जो डिसेबिलिटी है उसके पास, उसको भी असेस करना, और अगर उसको कोई एक्यूट या कोई लंबी पुरानी इंजरीज चल रही है सो उनका ट्रीटमेंट देना. सो दिस इज हाउ यू हैव टू असेस एंड ट्रीट द एक्यूट एंड क्रॉनिक इंजरीज. नेक्स्ट इज स्ट्रेचिंग बिफोर ट्रेनिंग और मैचेस. अगर प्लेयर का मैच हो रहा है या प्लेयर की रेस हो रही है या उसकी ट्रेनिंग है, उससे पहले उस प्लेयर को प्रॉपर स्ट्रेचिंग करवाना. पैरा प्लेयर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, देयर इज वेरी डिफिकल्ट, देयर आर सो मेनी डिफिकल्टीज विद द पैरा प्लेयर्स, बिकॉज if you ask them कि आप अपने legs का stretch करो,
So some players will able to do the stretching and some players will not, because उनका पोलियो का पेशेंट में अगर आप बोलेंगे कि स्ट्रेचिंग करिए आप पैरों की, वो नहीं कर पाएंगे. So आपको हर प्लेयर के लिए इंडिविजुअल एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है. एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू हैव टू फोकस ऑन एवरी प्लेयर ऑन इंडिविजुअल बेसिस. आप सभी प्लेयर्स को एक लिमिटेड या एक फिक्स प्रोग्राम नहीं दे सकते हैं. आपको हर प्लेयर का उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको प्रोग्राम कराना है, उसकी स्ट्रेचिंग करानी है, उसकी मसल एक्टिवेशन करवाना है. राइट. प्री मैच स्ट्रैपिंग और ट्रीटमेंट से पहले या मैच से पहले आपको उनका स्ट्रैपिंग भी करना है. सपोज करिए अगर पैरा प्लेयर से एक पोलियो का प्लेयर है, इफ अ पैरा प्लेयर हैविंग अ पोलियो कंडीशन, सो हमें उसको स्ट्रैप भी करना है. हमें एक बोट में बिठाते हुए एक पैरा प्लेयर के लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. हमें उसकी सेफ्टी सबसे पहले जज करनी होती है. अगर प्लेयर नहीं बैठ पा रहा है उसके हमें पैरों को स्ट्रैप करना होता है, हमें उसकी ट्रंक को स्ट्रैप करना होता है. अगर हमें एक बोट के अंदर पैरा प्लेयर को बिठाना है तो मेडिकल कवर देना है ट्रेनिंग सेशंस में और मैचेस में. कोई भी कंडीशन होती है मेडिकली, सो अ फिजियोथेरेपिस्ट हैज टू बी प्रेजेंट. अगर आप किसी भी मैचेस में देखेंगे, बहुत सारे मैचेस होते हैं, बीइंग इट अ फुटबॉल और अ क्रिकेट, कोई भी एक गेम होता है उसमें कोई इंजरी हो जाती है ऑन फील्ड, सो सबसे पहले कौन जाता है? एक फिजियोथेरेपिस्ट जाता है, बिकॉज उसको एक प्रॉपर नॉलेज होता है कि किस प्लेयर को किस तरीके का इंजरी हो सकता है, या उस इंजरी में उस जॉइंट में उसको कुछ हुआ है तो वो क्या करेगा. मेडिकल स्क्रीनिंग करना है, इंजरी प्रिवेंशन करना है, उसका प्रॉपर मेडिकल स्क्रीन करना है, सारे उसकी कंडीशंस का. जब हम एक प्लेयर को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है कि कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है. बीपी, शुगर, हार्ट रेट, सारी चीजों को हमें एक स्क्रीनिंग के बेसिस पे एक मेडिकल डॉक्टर के साथ बैठ के करवाना पड़ता है. हमें रेफरेंस भी देने पड़ सकते हैं स्कैन्स या सर्जरी के लिए. अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट या कोई प्लेयर जिसको सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसे रेफर भी करना पड़ता है, या उसे कोई रेडियोलॉजिकल स्कैन कराना है, लाइक एमआरआई, एक्सरे कराना है, तो आप उसको एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप उसको रेफर करेंगे. नेक्स्ट इज रिहैबिलिटेशन ऑफ द इंजर्ड प्लेयर. अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया है सो आपको उसका रिहैबिलिटेशन वहां पे भी करना पड़ेगा और बाद में भी करना पड़ेगा. रिकवरी थ्रू द स्पोर्ट्स मसाजेस, हाइड्रोथेरेपी पूल सेशंस, रिकवरी, आइस बाथ्स और कंट्रास्ट बाथ आफ्टर मैचेस. कि आपको क्या है, पेशेंट का जो रिकवरी करना है वो स्पोर्ट्स मसाज के तरीके से भी कर सकते हैं, हाइड्रोथेरेपी पूल्स में भी कर सकते हैं, या आप आइस बाथ्स भी ले सकते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग टूर्नामेंट एंड मैचेस. हमें बहुत सारे गेम्स है जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट हमें अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट को उस टाइम पे एक साइकोलॉजिस्ट का रोल भी प्ले करना पड़ता है. स्पेशली विद द पैरा प्लेयर्स यू हैव टू फोकस मोर इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्लेयर्स. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सपोर्ट. So now there is a classification system. कोई भी प्लेयर है उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन करना होता है. उस क्लासिफिकेशन में दो कैटेगरीज होती हैं, मेडिकल एंड टेक्निकल. सो मेडिकल क्लासिफिकेशन कौन करेगा? एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक मेडिकल डॉक्टर. सो उनका परसेंटेज रहता है 80%. एंड अगर हम टेक्निकल की बात जाते हैं, वहां पे आते हैं हमारे कोचेस जो कि 20% रोल प्ले करते हैं. आई विल टेल यू लेटर ऑन विद माय पिक्चर्स कि हाउ यू आर measuring is as a 80 and 20%. Right now with the para players, with the para canoeing and para kayaking players, we only have two technical classifiers, Mr. Mayank Singh Thakur and Mr. Hitendra Singh Tomar. So they both are technically as a technically classifier for the player. So they can do the technical classification of a para player for a para canoe and for a para kayak. And for the medical classification, I am the only medical classifier who is present right now in the countries to classify a para canoe or a para kayak player. So if I talk about classification, how you have to classify a para kayak player and a para canoe player. So if you are doing the classification, so there are differences to classify a para canoe or a para kayak player. सो हमारी क्लासिफिकेशन जो होती है वो 3 बैटरी टेस्ट पे डिपेंड करती है. हमें जो क्लासिफिकेशन करना होता है वो हमें लेग्स का करना होता है, ट्रंक का करना होता है एंड ऑन वाटर असेसमेंट करना होता है. जो लेग्स का क्लासिफिकेशन होता है, जो ट्रंक का क्लासिफिकेशन होता है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट करेगा या एक मेडिकल डॉक्टर करेगा.
और जो ऑन वाटर असेसमेंट होता है वो एक टेक्निकल क्लासिफायर करता है, दैट मीन्स द कोचेस. सो हियर यू कैन सी द फिजिकल असेसमेंट एंड द टेक्निकल असेसमेंट. ये मैं शो कर रही हूँ आपको एक पैरा कैनो प्लेयर का. ये कुछ हमारे स्केल्स होते हैं, हमारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें मेजर करने पड़ते हैं पेशेंट को क्लासिफाई, प्लेयर को क्लासिफाई करते हुए. अगर हम देख रहे हैं फिजिकल असेसमेंट का, सो फिजिकल असेसमेंट में आएगा लेग्स का असेसमेंट और ट्रंक का असेसमेंट. सो जो भी हम असेसमेंट कर रहे हैं उसके अंदर स्केल होते हैं, हमें मार्क्स देने होते हैं, हमें पॉइंट्स देने होते हैं 0 to 2 के बीच में, 0, 1 and 2. सो 0 हमें जो स्केल है या 0 में जो पॉइंट है वो हम तब देंगे जब कोई मूवमेंट नहीं होगा, या जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल फेल हो रहा है, तो तब हम उसको 0 देंगे. 1 देंगे जब वो कुछ टाइप का मूवमेंट कर रहा है, पेशेंट प्लेयर इज डूइंग सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट, या जो टेस्ट हम कर रहे हैं उसमें ही और शी इज शोइंग सम रिजल्ट. And 2 is the maximum score that patient is able to do completely that test. So legs के लिए 28 point maximum होते हैं, trunk के लिए maximum 84 points होते हैं एक पैरा कैनो प्लेयर के लिए. So इन्हीं सारे points को हमें डिसाइड करना होता है और लास्ट में हमें स्कोरिंग टोटल करनी होती है और फिर हम क्लासिफाई करते हैं एक पैरा कैनो प्लेयर को. और if we'll talk about technical assessment on water assessment, so the coach will classify the player on the water how he is or she is doing. So usme bhi 0 to 2 scale and maximum 12 points. So this is about a para cano player. I'll show you picture. So here you can see it is a 2019 ICF para cano document which is showing the physical assessment chart for the legs in a kayak player. पहले जो मैंने बात किया वो एक कैनो प्लेयर का था, अभी जो है ये एक कयाक प्लेयर का है. सो इसमें इस तरीके से ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमें प्लेयर का नाम लिखना होता है, उसकी फेडरेशन लिखनी होती है, उसके बाद हम फंक्शनल असेसमेंट करते हैं. इफ आई टॉक अबाउट लोअर लिम्स में हमें हिप्स का, नी का और एंकल का क्लासिफिकेशन या असेसमेंट करना होता है. एज आई टॉक अबाउट अर्लियर, we are only assessing the disability in the trunk and the lower legs. Only those assessments have to be done in a para player, for a para cano or for a para kayak. So यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें हिप्स में एक रेंज दिया हुआ है, हमारा जो हिप जॉइंट है वो कितना मूव कर पा रहा है इस डिग्री में, इस पर्टिकुलर डिग्री में कितना मूव कर पा रहा है, ये रेंज जो दिया हुआ है उसमें कितना वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर पा रहा है. फ्लेक्शन का मतलब कि वो मोड़ पा रहा है, एक्सटेंशन जॉइंट इज एबल टू स्ट्रेटन अप, कि कोई प्लेयर जो है वो अपना जॉइंट स्ट्रेट कर पा रहा है, एक्सटेंशन कर पा रहा है. सो ये एक रेंज का लिमिट दिया हुआ है, इस लिमिट के हिसाब से हमें स्केलिंग करनी होती है या हमें एक प्लेयर को पॉइंट देने पड़ते हैं कि उसकी मसल स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो उस जॉइंट को मूव कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या मूव कर पा रहा है तो कितना मूव कर पा रहा है. सो इसी के हिसाब से हमने ये कैटेगरीज असेसमेंट स्केल डिफाइन किया है. नी के अंदर सेम फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एंकल के अंदर प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन, एंड द लास्ट इज लेग प्रेस. एवरीबॉडी नोज व्हाट इज अ लेग प्रेस. सो इस तरीके से हम इसके अंदर मसल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं इन सारे जॉइंट्स के लिए और फिर हमें उन प्लेयर्स को स्कोर करना होता है. सो जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे 28 मैक्सिमम पॉइंट होते हैं लेग्स के लिए कयाक प्लेयर में. फिर हम देखते हैं डज एथलीट मीट मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या जो प्लेयर है वो उसके अंदर फिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्या वो एलिजिबल भी है या नहीं है. सो अगर उसने एक लिम्ब के अंदर 4 पॉइंट्स लूज कर दिए हैं, दैट मीन्स उसका स्कोर 4 स्कोर उसका कम हो गया है मैक्सिमम स्कोर से, सो ही इज एलिजिबल. और अगर वो एलिजिबल 4 पॉइंट लूज नहीं कर पाता है या 4 पॉइंट भी उसके स्कोर नहीं हो पाते हैं तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा. फिर हम उसमें डिफाइन करते हैं क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3. ये एक सब कैटेगरीज है जो हमारी रेंज होती है. जैसे हमने बताया था कि KL1, KL2, KL3 3 कैटेगरीज होती हैं, उसका एक ये सब हेडिंग्स है. इन क्लस्टर्स के हिसाब से हम आगे स्कोर करते हैं. सो ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाया है कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, मेडिकल क्लासिफिकेशन. तो अब मैंने दिखाया आपको लेग का
ऐसे ही हम ट्रंक का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसकी मसल डेप्थ जो होती है, मसल की स्ट्रेंथ एक प्लेयर की, वो हम चेक करते हैं। हम बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करवा के देख सकते हैं, उससे बैठा के देखते हैं, लिटा के देखते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, राइट हैंड टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट इस तरीके से होते हैं जिसके अंदर हमें जो प्लेयर है उसको स्कोरिंग करनी पड़ती है। So these all the documents are available on the ICF website. You can check, there are so many documents, there every document is available on the ICF website about the classification. आपको कोई भी डाउट होता है आप ICF की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि एक प्लेयर के कितने कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है क्लासिफिकेशन के लिए। So ये एक एग्जांपल है कि yes sir मैम यू कैन टेक 2 minute break. Sure sir. Yeah. मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये एक लिंक आपको दिख रहा होगा पेज पे, इस लिंक पे जाके आप सभी अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। जो भी पार्टिसिपेंट हैं, कोचेस, टीचर्स और जो भी स्टूडेंट हैं, प्लेयर्स हैं, वो अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद एक एग्जाम की डेट आएगी जिसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद स्पोर्ट्स साइंस सेक्शन का एग्जाम अलग से होगा और आपके स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का, कैनो स्प्रिंट का एग्जाम अलग से होगा। उसके बाद आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम में पास होते हैं तो आपको ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है। ये लिंक हमने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दी है, आप वहां से भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप उसको टाइप करके अगेन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्लियर। तो इसके संबंध में एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि आपके स्पोर्ट्स साइंस सेक्शन का अलग से और आपके स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का अलग से एग्जाम होगा। अगर आप उसको पास करते हैं तो आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम का। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। एंड वन रवि परमार इज देयर, please wear t-shirt properly. Ravi Parmar, otherwise I will remove you. रवि परमार अच्छे से ड्रेस पहन के बैठिए और प्लीज सिट इन अ प्रॉपर प्लेस। थैंक यू। दीपशिखा मैम। Yes sir. Ma'am, you can share your screen again and you can start. Sorry for disturbance, ma'am. No sir, it's okay. Okay, so we are back to technical classification. So ये एक डॉक्यूमेंट है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर दिखाया हुआ है कि टेक्निकल क्लासिफिकेशन के अंदर, दैट मीन्स ऑन वाटर, पानी के अंदर आपको एक प्लेयर को क्लासिफाई कैसे करना है, कैसे आप उसका असेसमेंट करेंगे, क्या क्या चीजें आपको देखनी है, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट में शेयर किया हुआ है। और ये सारी क्लासिफिकेशन कौन करेगा? एक कोच हु इज अ टेक्निकल क्लासिफायर। सो यहाँ पे हमें एथलीट का नाम लिखना होगा, ऑन वाटर ऑब्जर्व हम क्या क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द फॉलोइंग टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, हम सारे टेस्ट उसके अंदर करके देखेंगे। इक्विपमेंट पासपोर्ट, देयर इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज नेम्ड एज इक्विपमेंट पासपोर्ट। उसके अंदर क्या होता है कि एक प्लेयर की हमें हर तरीके से पिक्चर्स लेके, लाइक बोट में वो किस तरीके से बैठ रहा है, कितनी उसकी लेंथ है, कितनी उसकी हाइट है, किस तरीके की सीट वो यूज कर रहा है, वो सारे डॉक्यूमेंट हमें उसमें सपोर्ट करने होते हैं। सो वो इक्विपमेंट पासपोर्ट उसने सबमिट किया है या नहीं किया है, उसका वीडियो उसने सबमिट किया है या नहीं किया है, क्या वो कोई अडेप्टेशन ले रहा है या नहीं ले रहा है बोट के अंदर, उसका अडेप्टेड पैडल का फोटो, उसके वीडियोस, क्या वो एक एक्सपीरियंस पैडलर है, क्या वो एक नया पैडलर आया है जो अभी नया नया सीख रहा है, बिगिनिंग है उसका। तो ये सारी चीजें हमें एक प्लेयर की देखनी होती है एज अ टेक्निकल क्लासिफायर।
फिर हमें उसकी असेसमेंट करनी होती है ऑन वाटर, मतलब वो प्लेयर जो है वो बोट के अंदर बैठा हुआ है, द प्लेयर इज सिटिंग इन अ बोट ऑन द वाटर। सो यहाँ पे हम उसका मूवमेंट देखेंगे, राइट लेग मूवमेंट, लेफ्ट लेग मूवमेंट, एंगल ऑफ लेग्स कितना है उसका, कि किस तरीके का उसने एंगल बनाया हुआ है, क्या उसका बैलेंस है, क्या उसका ट्रंक पोस्चर है, क्या वो सीधा बैठा हुआ है, क्या वो मुड़ के बैठा हुआ है, क्या वो बिल्कुल पीछे होके बैठा है, किस तरीके का रोटेशन कर पा रहा है वो। सो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान रखनी होती हैं एज अ टेक्निकल क्लासीफायर। मे बी फिजियोथेरेपिस्ट जो एक मेडिकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पहले हो चुका है, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये सारी चीजों को असेस करने में थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। सो both the things, as a technical also as a medical also, you both have to work together to get the proper classification of a player, because यही classification है जो कि एक player की category define करती है। So it is very important to pay attention to this scoring or the assessment or the classification system as a technical classifier. So अभी जैसे मैंने बोला कि अभी ICF is right now only focusing on the classification score which a player is getting to define the category. So classification का score ही एक player की category define करेगा, ना कि उसकी percentage of disability. So it is very important to pay attention that only classification score will make the category. So there is no other option to make a category. So every time whenever a player is going internationally, so he or she has to be classified through the international classifiers, being as a medical or a technical. And if you talk about para players, so para players, they have so many difficulties, so they have so many problems. We need to take care. एक para players के साथ एक boat में बैठाना हमें बहुत ध्यान रखना होता है। हमें every time we have to first focus on the safety of the patient. कि अगर पेशेंट, बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं कि पेशेंट नो द स्विमिंग एंड दे ड्रॉन एंड दे डाइड, कि एक प्लेयर को स्विमिंग आती थी, वो बहुत अच्छा स्विमर था, लेकिन फिर आते लास्ट ईयर भी एक इंटरनेशनल प्लेयर की इसी तरीके से डेथ हुआ था। तो हमें एक पैरा प्लेयर को अगर हम देख रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं, तो हमें उसका बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बीइंग इन द बोट, प्रॉपर उसका स्ट्रैप हुआ है नहीं हुआ है, स्ट्रैप उसको टाइट है लाइट है, किस तरीके से है, कितना उसका सीट एडजस्टमेंट है। सो एक पैरा प्लेयर के लिए जो उसकी एडजस्टमेंट है, उसकी एडेप्टेशंस होती हैं रेस को प्ले करने के लिए या गेम में जाने के लिए, वो हमें बहुत ध्यान से, हमें बहुत इंपॉर्टेंटली डिसाइड करनी होती है कि किस तरीके का एक एडेप्टेशन है। हर एक प्लेयर सेम एडेप्टेशन यूज नहीं करता है, बिकॉज हर प्लेयर का फिजिकल डिसेबिलिटी अलग है। सो इसलिए being treating a para player, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, and it is somehow very difficult to adapt also, but it is not impossible. So if you want to train, you can train, but you have to take so many precautions, you have to take so many adaptations in consideration, so many information you have to get कि एक प्लेयर का किस तरीके का उसका डिसेबिलिटी है, किस तरीके का उसका एडेप्टेशन है, क्या उसका ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है, क्या उसका फिजिकल असेसमेंट का है, या क्या उसका ट्रेनिंग शेड्यूल है, किस तरीके की वो एक्सरसाइजेस कर सकता है। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना होता है एक पैरा प्लेयर को ट्रेन करने के लिए। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड टू एक्सरसाइजेस। हम सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग द एक्सरसाइजेस, उसका क्या बेनिफिट क्या है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसका क्या बेनिफिट, आपको क्या मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम आता है या प्लेयर को प्रॉब्लम आता है, राइट। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, बहुत सारी नर्व्स की ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, वेन सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, आपकी बॉडी फिटनेस इंप्रूव होती है। कोई प्लेयर थिन है, थिक है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, किसी भी तरीके का अगर कोई भी फिटनेस से रिलेटेड उसको इशू है, तो अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं सो दे इंप्रूव योर बॉडी फिटनेस लेवल, दे कंट्रोल योर वेट ऑल्सो। हम सबको पता है कि एक्सरसाइजेस करने से हम वेट गेन भी कर सकते हैं और हम वेट लूज भी कर सकते हैं। It combats health conditions and diseases.
कि बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस के अंदर और बहुत सारी डिजीजेस के लिए भी एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम एक सिंपल सी बात करें, जॉइंट आर्थराइटिस, अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं कि जॉइंट आर्थराइटिस है, या जॉइंट का इमोबिलिटी अगर हम प्लेयर के लिए बात कर रहे हैं कि जॉइंट उसका प्रॉपरली मूव नहीं हो पा रही है, सो अगर हम पेशेंट को या प्लेयर को प्रॉपर एक्सरसाइजेस गाइड करेंगे, सो उसका वो जॉइंट भी अच्छे से मूव करेगा, राइट? इट इम्प्रूव्स योर मूड ऑल्सो। जब भी आप कभी कोई एक्सरसाइज करते हैं या आप कोई वर्कआउट करते हैं, सो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपका जो मूड है, आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, सो आपके वो मूड को इम्प्रूव करते हैं, वो आपको हैप्पी बनाते हैं, राइट? एक्सरसाइजेस अगर आप कर रहे हैं, सो यू विल गेट अ बेटर स्लीप। इट इज अ ग्रेट वे टू फील बेटर एंड हैव फन। बहुत सारी एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देयर आर सो मेनी इक्विपमेंट्स कि जिनके साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप अपने आप को अच्छा फील करा सकते हैं, एंड यू कैन हैव फन, यू कैन प्ले विद द एक्सरसाइजेस। थेरा बैंड्स होते हैं, स्विस बॉल्स होती हैं, मेडिसिन बॉल्स होती हैं, डंबल्स होते हैं, सो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके साथ आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और आप अपने आप को एक अच्छा फन कर सकते हैं। It delivers the oxygen and nutrients to your tissues and help your cardiovascular system work more efficiently. अगर हम एक प्लेयर के लिए बात कर रहे हैं, so बहुत मैक्सिमम केसेस में हमें जो मेन कंडीशन हमारा आता है that is हार्ट अटैक। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनको हमें हार्ट अटैक आ जाता है and they are not able to cope up. So सबसे पहले हमें अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ठीक रखना पड़ेगा, राइट? सो बिकॉज वो ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ जाती है, आपके न्यूट्रिएंट्स जो है आपके टिश्यूज को मिल जाते हैं, एंड आपका जो हार्ट है वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है। इट इम्प्रूव्स योर मूड एंड डिक्रीज फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। जब कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है कि मुझे ये चैंपियनशिप क्रॉस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या मैं इस रेस में फर्स्ट आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, या मेरा परफॉर्मेंस इतने साल से डाउन होता जा रहा है, आई एम नॉट एबल टू इम्प्रूव। सो इस तरीके की फीलिंग्स को भी जो है एक्सरसाइजेस वो डिक्रीज करती है और आपके मूड को इम्प्रूव करती है। सो इट इम्प्रूव्स योर ब्रेन फंक्शन एंड प्रोटेक्ट मेमोरी। एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपके ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज जो ब्रेन के हार्मोन्स हैं उनको वो रिलीज करती हैं और आपके ब्रेन का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करती हैं, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करती हैं। सो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सो आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होती है और आपकी थिंकिंग स्किल्स, आप किस तरीके से सोच पा रहे हैं, किस तरीके को किस तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है सो आप उसको कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। सो एक्सरसाइजेस का भी इनमें रोल है कि वो आपकी इन सारी चीजों को इम्प्रूव करती है। कोई पेन है, आपको जॉइंट पेन हो रहा है, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर which are advised by a physiotherapist, तो वो आपके पेन को भी रिड्यूस कर सकती हैं। So at the end the conclusion is कि exercises आपके हेल्थ के लिए every aspect में हर तरीके से काम करती हैं, from inside out, अंदर से भी और बाहर से भी exercises जो है वो बहुत important role play कर रही हैं आपके लिए। So ये एक प्लेयर के लिए बहुत important है कि आप अपनी exercises को skip ना करें, आप proper exercise करें, proper workout करें। उसके लिए आपको प्रॉपर वार्म अप चाहिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज प्रिवेंट करने हैं तो आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स का एज पर द गाइडलाइंस वार्म अप करना होगा। विदाउट वार्म अप आप अपने आप को इंजरीज के साथ लेके जा रहे हैं, आपको सबसे पहले इंजरीज होंगी अगर आप एक अच्छा वार्म अप नहीं करते हैं तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एक्सरसाइजेस पे फोकस करें, आपको किस तरीके से करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ सकते हैं, आप उनसे गाइडलाइन लें, बिकॉज पैरा प्लेयर हर एक प्लेयर अलग है। एवरी प्लेयर इज अ डिफरेंट प्लेयर, बिकॉज एवरी प्लेयर हैज अ डिफरेंट बॉडी, एवरी प्लेयर हैज अ डिफरेंट फिजिकल डिसेबिलिटी। सो इट इज द रोल ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो कि वो उन प्लेयर्स पे फोकस करें और उनको एक अच्छे तरीके से गाइड करें, राइट? सो ये सारी चीजों के साथ आई ट्राई टू स्पीक अप कि एक प्लेयर के लिए इट इज नॉट ओनली द फिजियोथेरेपिस्ट हु विल वर्क, एक प्रॉपर टीम इट इज रिक्वायर्ड।
like a coach, a physiotherapist, a dietitian, a psychologist. There are other things also which you can do include in your team. So हमें यही फोकस करना है कि हम अपने पैरा प्लेयर्स को अच्छे से गाइड करें, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उन्हें प्रॉपर टीचिंग करें. जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनकी सारी प्रॉब्लम्स को फोकस आउट करें और एक अच्छे मतलब एक अच्छे मोटिव के लिए काम करें ताकि हमें अपने नेशन को प्राउड करने का मौका मिले, हम अपने नेशन के लिए और ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक मेडल्स ले पाए. अभी हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं जो ऐसे जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने ओलंपिक कोटा रिटेन किया है बहुत कम टाइम में. सो अगर हमें और ज्यादा टाइम मिलेगा हम और अच्छा काम कर सकते हैं. प्लेयर्स को भी मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपको एक बहुत अच्छा टाइम मिला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये कोरोना वाली जो कंडीशन अभी आई हुई है जिसकी वजह से आप सब लोग लॉकडाउन है. सो आप अपने घर पे रह के अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क योर कोच, यू कैन आस्क योर फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपके पास है. लेकिन यू हैव टू डू द एक्सरसाइजेस प्रॉपरली. आपको कंटिन्यू रखना है. Exercises are very important for a player. So with all these, I'll conclude my session, and I'm thankful, highly thankful to all the dignitaries, especially to the Prashant sir and Bilkish ma'am for giving me such an opportunity so that I can share my thoughts. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now we'll proceed with the question and answer. Ma'am, you can check your chat box and you can reply accordingly. Participants, please write your question on chat box. Regarding this online test, आप सभी के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट होगा पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के लिए, जो कि स्पोर्ट्स साइंस सेक्शन का अलग से होगा और आपके पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का अलग से होगा. उसका डेट आपको बता दिया जाएगा. So I'm getting one question from Professor Sunil. पैरा कैनो सब जूनियर के लिए है क्या? सर पैरा कैनो में एक्चुअली जूनियर सीनियर देयर इज ओनली वन कैटेगरी. सो इट इज नॉट डिवाइडेड कि आप एक जूनियर हैं या आप एक सीनियर हैं. सो ये जितना भी मैंने आपको इवेंट बताया, ये सारा इवेंट जो है वो एक ही कैटेगरी के लिए है. सो इसमें कोई जूनियर या सीनियर डिवाइडेड नहीं है. लेकिन एक एज क्राइटेरिया है. आफ्टर 15 years यू कैन स्टार्ट योर ट्रेनिंग फॉर द पैरा कैनो प्लेयर्स. और आप उसमें नेशनल्स भी जा सकते हैं, आप उसमें इंटरनेशनल्स भी जा सकते हैं एज पर योर ट्रेनिंग या एज पर योर परफॉर्मेंसेस. Any other question? Okay, so from Professor Hemant, I think, how many para players registered in India till date in Cano Spring? So sorry, I'm not related with right now Cano Spring, so I don't have any idea about Cano. So if you can ask me about para, so I can tell you how many para players. Another question is asked by the Sanjeev Lacker. The range of movement and the strength of muscles of a para athlete is assessed by which specific method? Is there any machine? Sir, if we'll talk about the strength and अगर हम classification के अंदर बात कर रहे हैं, if I'm talking about classification, so you can see the document, there is a particular range for the joint. So आप में एक मसल स्ट्रेंथ के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कि ग्रेडिंग होती है, मसल ग्रेडिंग सिस्टम होता है, MMT, मैनुअल मसल ट्रेनिंग. सो उसके अंदर स्केल्स होते हैं 0 to 5 के लिए. सो वो स्केल्स होते हैं लाइक 0
इफ आई टॉक अबाउट, सो जीरो मीन्स कि कोई जो प्लेयर है वो कोई मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, ये मैं मसल स्ट्रेंथ के लिए बात कर रही हूँ। 1 में जो प्लेयर है वो बहुत हल्का सा फ्लिकर मूवमेंट कर पा रहा है या फ्लिकर उसकी कंट्रैक्शन हो पा रही है, राइट। सेकंड ग्रेड की वो इंक्लूडिंग द ग्रेविटी के अफेक्ट के साथ वो अपनी मूवमेंट कर पा रहा है एंड वो मसल स्ट्रेंथ शो कर पा रहा है, सो दैट इज ग्रेड 2 फॉर मसल स्ट्रेंथ। फॉर ग्रेड 3 if I'll talk about, that is against the gravity, complete range of motion. Grade 4 with minimum resistance, and with grade 5 is the maximum resistance, not with the maximum but with the minimal to sub minimal strength. So ये एक मसल ग्रेडिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम हम चेक करते हैं कि पेशेंट का कितना स्ट्रेंथ है। और रेंज ऑफ मोशन के लिए there is a goniometer, there is an instrument called goniometer, and with help of goniometer you can check the range of a movement for a specific joint. So there is one thing from Divya Singh job. I'm not clear what you are trying to ask. So can you please type it correctly or type it clearly so that I can answer your question? Divya Singh, please write your question properly. Okay, from Lokesh, how to prevent chronic injuries? This is actually a very broad term if I'll talk about chronic injuries. So first of all, as I told you, you have to do a proper warm-up. First thing, without stretch, like before training or before starting any session, you have to do a proper warm-up. Then you have to take proper guidelines from your trainer, fitness trainer, or from your physiotherapist, that which kind of exercise you have to do, which kind of a training you have to do, and how many repetitions you have to start. So the thing is, आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या अपने ट्रेनर से या अपने कोच से प्रॉपर एक गाइडलाइन लेना होगा इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए। उसके बाद ही आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको क्रॉनिक इंजरीज को प्रिवेंट करना है, दैट मींस आपको प्रॉपर फिटनेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। From Manish, any specific modification allowed in the boat? I'm not clear about your question, Manish. देखिए, एक पैरा प्लेयर के लिए बहुत सारी मॉडिफिकेशंस यूज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी एडेप्टेशंस यूज करनी पड़ती हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल होता है, सभी प्लेयर्स के लिए सेम नहीं होता है। सो अगर आप अपना क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर करेंगे तो मे बी आई कैन आंसर इट। ओके, फ्रॉम मनीष, अकॉर्डिंग इफ आई टॉक अबाउट माय प्लेयर्स, सो मेरे पास बहुत अलग अलग प्लेयर्स हैं जिनकी हमें अलग अलग एडेप्टेशंस यूज करनी पड़ती हैं। किसी प्लेयर में हमें पैरों को स्ट्रैप करना होता है, किसी प्लेयर के अंदर हमें ट्रंक को स्ट्रैप करना होता है। सो वो अलग अलग एडेप्टेशंस है। किसी के लिए हमें वेट को एडेप्टेशन बनाना पड़ता है। सो फ्रॉम दिव्या सिंह, जॉब कैसे मिलेगी इसमें? मैम, आप किस तरीके की जॉब लेना चाह रहे हैं? आप प्लीज एक बार मुझे ये चीज भी क्लियर कर दीजिए। Okay, from Sanjeev sir, a goniometer is for the check of range of motion. Yes sir, goniometer, आप goniometer से आप check कर सकते हैं। And to check the muscle strength, please tell me the name of that specific machine or scale. Sir, MMT एक grading system होता है muscle strength को check करने के लिए। If you'll research it, or I can share with you the grading system. There is a muscle grading system that in the para player, for the classification you can study that system, and then accordingly to that system you can check the strength of the para player. MMT you can see, sir, Sanjeev Lakar sir, you can study the MMT grading system. Okay, from Divya Singh, para game specialist. देखिए, अगर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना है तो आपको डिग्री करना पड़ेगा, बैचलर इन फिजियोथेरेपी होता है, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है स्पोर्ट्स के अंदर।
उसके बाद आप अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साई भी बहुत अच्छी जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को। बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, फेडरेशंस हैं जो कि आपको मौका देंगी अगर आपके अंदर उतना क्वालिफिकेशन है या आप उस तरीके से अपनी अलग अलग चीजों को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, या आप एक पैरा के लिए काम करना चाहते हैं तो आपको अपना जो ग्रेजुएशन है, जो फिजियोथेरेपी का ग्रेजुएशन होता है, डिग्री होता है, उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अंडर द फिजियोथेरेपी हम बहुत सारी चीजों को ध्यान रखते हैं। हम बहुत सारे पैरालिसिस प्लेयर्स को ट्रीट करते हैं। वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग कि पोलियो किस तरीके से होता है, पोलियो का क्या रीजन है, क्या उसकी कंडीशन है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको हमें किस तरीके से ट्रीट करना है, कितना टाइम उसमें लगेगा। सो उसके लिए मैम आपको डिग्री करना पड़ेगा, आपको स्टडी करना पड़ेगा डेप्थ में एक्चुअली। ओके, डिग्री और डिप्लोमा कहाँ से? I think this question बहुत सारे कॉलेजेस हैं, दीपिका मैम, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। Okay, so I'll move to next question actually. Ma'am, please explain to improve endurance and body resistance. From Jagdish. Okay, Jagdish, first I want to ask in which particular game you are trying to ask. Actually, it depends. Game to game, it depends how you have to improve. What kind of a thing you have to do. Let me give answer for this question, ma'am. Right, sir. First, you have to decide what type of endurance you want to develop. Whether you want to develop slow continuous or fast continuous. There are many methods to develop the endurance. That is slow continuous method, fast continuous method, interval method. There are many methods. First, you have to set your mind for what game, for which purpose you are going to develop the endurance. And in relation to resistance training also, strength also. There are many things, maximum strength, explosive strength, what you want to develop for there, that you have to specify first, then you have to move accordingly. Okay, you can proceed now, ma'am. Right, sir. So another question from Sanjeev sir, in which class we can enroll an athlete, those who propel a boat himself by his arms only? Sir, I'm sorry, I'm not clear with your question, what you're trying to ask. Can you please make it simplify? In which class we can enroll an athlete, those who propel a boat himself with his arm only? It means to say, कौन सी क्लास में हम बच्चे को enroll कर सकते हैं किसी गेम में जिससे कि वो जो बोट है वो खुद से कैरी कर सकता है. I think, as I understood. Sir, I don't think there's such kind of a class actually. अगर आपको is there a particular age ma'am you can define? करना है पैरा के लिए. Yeah, particular age, sir, I told you above 15 you can do, but according to ICF guidelines also there comes a criteria under 14 to 15 years of age also you can start the training for the athlete. Yeah, that's enough. Any other question from participant side? Please write it. Okay, from Devidas Patil, I'm getting a question. Ma'am, फ्यूचर में SSB, BSF, ITBP, इंडियन पुलिस में जॉब की संभावना हो सकती है पैरा प्लेयर्स के लिए एंड रिक्वायरमेंट? यस देवीदास, बहुत सारी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके अंदर रिक्वायरमेंट एक प्लेयर, स्पोर्ट्स प्लेयर को जॉब प्रोवाइड किया जाता है, बट आई डोंट थिंक आई एम द राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क दिस क्वेश्चन. In which class we can enroll the athlete, those who propel a boat himself with his arm only, rest of the limbs movement is nil, only arm is work. संजीव सर, अगर आप एक प्लेयर के लिए बात कर रहे हैं, अगर मैं समझ पा रही हूँ आपके क्वेश्चन को कि एक प्लेयर है जिसके सिर्फ आर्म्स वर्कअप कर पा रहे हैं, बाकी उसका रेस्ट ऑफ द लिम्स मूवमेंट इज निल, सो आप उसको अगर ट्रेन कर रहे हैं 15 इयर्स के बाद, आप आफ्टर 15 यू कैन स्टार्ट द ट्रेनिंग. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट विल बी बेटर अगर आप उसको क्लासीफाई करवा पा रहे हैं,
उसका प्रॉपर असेसमेंट करवा पा रहे हैं एक क्लासिफायर के थ्रू. सो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट टू स्टार्ट द ट्रेनिंग. अदरवाइज इट विल बी वेरी डिसअपॉइंटमेंट फॉर द प्लेयर ऑल्सो, कि कभी कभी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्लेयर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम पैरा कैनो में आए, लेकिन उनकी जो कंडीशन है वो आईसीएफ गाइडलाइंस के अंडर नहीं आती है. सो बाद में प्लेयर्स के लिए बहुत ये फील करना बहुत बुरा हो जाता है, उनको बहुत बुरा फील होता है कि पहले हम लोग उस तरीके की मूवमेंट फॉरवर्ड कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वो एलिजिबल ही नहीं है. So I think for Sanjeev sir, it's better. I think we can see that whether the athlete is eligible or not. So if he or she is eligible, then we can do the classification first, and after the classification, then we can start the training for the player. From Manish, any sponsor support on grass? Sir, please clear your question. Please make it clear. I'm not able to get it. Okay, so any sponsor support on grassroots level? Sir, first of all, Indian Kayaking Canoeing Association is supporting a lot. Maximum support IKC is providing to the players at the grassroots level. They are having the coaches, they are also having a physiotherapist, so they are providing the maximum support to the players. And rest of all private organizations, there are some NGOs also regarding the para. So there is a Go Sport Foundation also, and there are other foundations which are supporting the players. Okay, from Sanjeev sir, for KL1 and VL1, the eligibility criteria or the class for para athletes. Sir, if I'll talk about KL1 and VL1 eligibility criteria, so first of all, जो player का condition है, पहले हमें उसको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर हमारी 3 चीजें होती हैं जो एलिजिबिलिटी डिफाइन करती है एक पैरा प्लेयर के लिए, कि क्या उसका इम्पेयर्ड रेंज ऑफ मोशन है, क्या उसका मसल स्ट्रेंथ इम्पेयर्ड है, या उसका लॉस ऑफ द जॉइंट है. सो ये 2-3 गाइडलाइन, ये एटलीस्ट 3 मेजर मिनिमम एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स है एक पैरा प्लेयर के लिए, जो कि एक कैटेगरी के अंदर एलिजिबल बनाती है प्लेयर को. लेकिन अगर हम बात करें KL1 के लिए और VL1 के लिए, तो उसके अंदर सर क्लासिफिकेशन स्कोर, हमें जो मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसके अंदर क्लासिफिकेशन स्कोर हमें मेजर करना पड़ता है एक प्लेयर के लिए. सो अगर हमारा क्लासिफिकेशन स्कोर उस स्कोर से नीचे आता है तो ही वो KL1 या VL1 के लिए आता है. इनके लिए अलग अलग स्कोरिंग सिस्टम है सर. KL1 के लिए अलग स्कोरिंग सिस्टम है और VL1 के लिए अलग स्कोरिंग सिस्टम है सर. Okay, so from Professor Sunil, एसोसिएशन पैरा कैनो टैलेंट सर्च कैंप ऑर्गेनाइज्ड होता है. I'm not clear, sir, but I'll try. I'm trying to understand your question actually.
para canoe search. Sir, if you are right now, I'm not having information regarding para canoe talent search program. But if you want to ask about the eligibility and the other questions regarding and for a player, you have some people in the federation you can talk to, like Mayank sir, you can talk to Hitendra sir. So these are people who are working with the para players. So those you can talk to those people actually regarding your things or regarding your players. Deepshika ma'am? Yes, sir. I think no more question is there. So we'll sum up. So thank you so much, ma'am, for your lecture. As you have taken a entirely different part, physiotherapy, that is very useful. So I think this lecture will be very fruitful, will be effective for all the coaches and teachers and participants. जो भी इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, ये सबके लिए हेल्पफुल होगा और उनकी कोचिंग में बहुत मदद करेगा. सो सभी पार्टिसिपेंट से मैं अनुरोध करता हूं कि आज वो यहाँ से जो भी सीख रहे हैं फिजियोथेरेपी के बारे में, जो आज सीखे हैं उसको अप्लाई करें और उससे रिजल्ट मिलेगा. मैं बिल्किस मैम से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपना व्यू जो है इस लेक्चर पे दें. प्लीज मैम. थैंक यू सो मच. थैंक्स मैडम. Me? Hello. Yes, ma'am. We can hear you. Thanks, Madam Deepshika. The session was very well covered, given the all relevant, important components, very effective and interesting. मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी आप हमें गाइड करोगे, हमारे कोचेस को भी. खासतौर हमारा जो पैरा कैनो का है, पैरा कैनो में हमारे अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हैं. तो मुझे लगता है ये जो मिलजुल कर जो भी कोच हो या साइंटिफिक स्टाफ जितना भी हो, मिलजुल कर जो अल्टीमेट एम हमारा है, हमारी फेडरेशन का ओलंपिक और एशियन गेम्स पोडियम तक पहुंचना, तो मुझे लगता है ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा हमारे प्लेयर्स, कोचेस के लिए. और प्लीज उसको ग्राउंड में अप्लाई करिए, अपने कोचिंग प्लान्स में डिजाइन जब आप करें इन चीजों को मद्देनजर रख लीजिए. और फिर से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ मैडम दीक्षिका का भी, और फ्यूचर में भी हम इकट्ठे काम करके अल्टीमेट टारगेट अचीव करेंगे. Sure, ma'am. Thank you. I love to work with all of you. Yeah, definitely, मैडम. दूसरा मेरा ये पॉइंट है कि जितने भी कोचेस है, प्लेयर्स है, पार्टिसिपेंट्स है, स्पोर्ट में सबसे पहले डिसिप्लिन आता है. एक खिलाड़ी आम इंसान से डिफरेंट कैसे होता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन और उसमें दूसरी क्षमता होती है एक आम आदमी से. कल से मैं आपको रिक्वेस्ट करते करते थक गई, और कल भी मैंने फेडरेशन के ग्रुप में भी आइडेंटिफाई किया, कल भी जो पार्टिसिपेंट्स थे बिना टी शर्ट के आए हैं क्लास में या प्रॉपर सीटिंग में नहीं बैठे. आप प्लीज इसको नोट करिए, ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है और ये रिकॉर्डेड हो जाता है. ये ऑफिशियल मीटिंग या ऑफिशियल सेशंस है, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है. आप प्रॉपर ड्रेसअप में आइए, प्रॉपर सीटिंग में बैठ जाइए, क्योंकि आप लोग फेस हो इस गेम के. तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें फिर से रिपीट ना हो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी कोचेस से, क्योंकि कोचेस अभी यहाँ पर है, कोचेस ये नोट करिए, कोई भी खिलाड़ी अगर ऐसा हमने देखा कल से, आज भी बहुत सारी चीजें रिपीट हो गई, हम उस पर एक्शन लेंगे जैसे कल भी हमने एक्शन लिया. दूसरी बात ये है कि मैं कोचेस से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अपने कोच प्लेयर्स को जब वो सेक्शन स्टार्ट करने से पहले उनको गाइड करिए. ये कोच का काम है, ये स्टेट एसोसिएशन का काम है. आप अगर कोई भी मीटिंग अटेंड करते हो, कोई भी लेक्चर अटेंड करते हो, यू हैव टू बिहेव प्रॉपरली, यू हैव टू सिट प्रॉपरली. तो मुझे उम्मीद है कि इस चीज को हम फिर से रिपीट ना करें. दूसरा, जो भी पार्टिसिपेंट सेशन अटेंड कर रहा है वो अपना नाम लिखिए, अपना फोन जो है, जब आप जूम ऐप पे आते हो वहां पर पूरा एक आता है, आप अपना नाम दे दीजिए और स्टेट दे दीजिए.
तीसरा जो संजय जी ने बोला कि ऑनलाइन एग्जाम्स होगा, तो मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आप पार्टिसिपेट करोगे। और जो हमने, ये हमारा 9th सेशन था, जितना भी नॉलेज आपने गेन किया उसका एग्जाम पूरा होगा, और एक रिफ्रेशिंग कोर्स और बहुत ही फ्रूटफुल मुझे नजर आ रहा है। जैसे हमें नई नई चीजें मिल रही, चाहे वो साइंटिफिक सपोर्ट इशू हो या गेम के रिलेटेड हो। और ओवरऑल मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन कायाकिंग कैनोइंग फेडरेशन, जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया प्रोफेशनल वे में, जो कोचेस और प्लेयरों के लिए बहुत फायदेमंद नजर आ रहा है। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। अगर कल से कोई भी चीज रिपीट प्रॉपर वे में, अभी संजीव जी है, संजीव आप देख लीजिए आपकी पोजीशन कैसे है। जो भी इसका कोच है प्लीज इनको बता दीजिए, इनको समझाइए, ये चीज हम टॉलरेट नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू सो मच, एंड स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। इंशाल्लाह ये जो आलमी वबा है, हम इससे जल्द से जल्द नजात पाएंगे। और अभी आप घरों में बैठे हो तो अपना फिटनेस का ध्यान रखिए। दूसरा, जैसे मैडम ने बोला, लॉकडाउन का पीरियड है, एक्सरसाइज आप कर सकते हो। कल जैसा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने बोला, योगा आप आसानी से कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है इन चीजों का आप फायदा उठाओगे और अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके चलोगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Once again to you. And thank you so much, Deepshikha ma'am, Thank you, sir. for your lecture. As we have got the feedback that is very nice. So जो lecture आपका रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला सारे participants को. So thank you so much once again. And मैं participants से फिर से request करना चाहता हूँ कि हमने जो साइट पे, हमने जो स्क्रीन पे शेयर कर रखा है लिंक, आप उस पे जाएं, अपने आप को खुद रजिस्टर करें। इसमें एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि स्पोर्ट्स साइंस सेक्शन का अलग से होगा और आपके स्पोर्ट्स डिसिप्लिन का अलग से होगा। इस एग्जाम की डेट आपको क्लियर बता दी जाएगी और आपको ई सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। थैंक यू। ओके, Thank you so much, all of we you. have Thank you so observed much. we have observed one of the participants, like Bipin from rowing. He was there. वो पुलिस की जॉब भी अटेंड कर रहे थे और साथ में लेक्चर भी अटेंड कर रहे थे। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब अटेंड करते करते भी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो हमको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। I will appreciate Vipin for this one. So once again, thank you all. Go register yourself. Stay safe, stay happy. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, ma'am. आंटी के पास जाते थे। थैंक यू सर।